Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your teacher Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. Hopefully you all will be fine, doing well, learning from the videos that we have uploaded on our YouTube channel. सब्जेक्ट बिजनेस लॉ को इंट्रोडक्शन इसका पिछले लेक्चर में आपको दे दिया था, कोर्स कंटेंट्स आपको बता दिए थे। आज इसको शुरू करते हैं। पहला जो लेक्चर है, पहला जो लॉ है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लें कि ये एक्ट जो है वो इसके सेक्शंस वगैरह कितने थे। सितंबर 1, 1872 को ये जो है वो इन्फोर्स हुआ लॉ और इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये जो है वो प्री पार्टीशन लॉ है और आफ्टर पार्टीशन हमने ये ऐसे ही जो है वो उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। मेन लॉ है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जितनी भी डीलिंग्स हैं हमारी वर्बल, इन राइटिंग और जो बिज़नेस डीलिंग्स हैं वो लॉ में जो है वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट आती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पता होना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। वन ऑफ द बेसिक लॉज जो हमें बिज़नेस लॉ में आने चाहिए, इसलिए इसको ज़रा अच्छे तरीके से समझना है। सेक्शन जिसके इनिशियली जब ये किया गया प्रोमलगेट तो इसके 266 सेक्शंस थे। सेक्शन 1 to 75 जो हैं जनरल प्रिंसिपल्स हैं, इसमें डिस्कस किए हुए। दोज प्रिंसिपल्स गवर्न ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ये वो आम असूल हैं जो कि हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो सादिक आते हैं, ज़रूरी हैं, इसलिए इन असूलों को समझना है हमने। सेक्शन 76 to 123 जो थे इनिशियली, ये जब लॉ हुआ नाफिज तो ये सेल ऑफ गुड्स के हवाले से थे, तो बाद में ये रिपील कर दिए गए। 76 to 123 रिपील करके, ये कैंसिल करके, कालअदम करके तनसीख इनकी हो गई और इसकी जगह पे ये वो जो सेल ऑफ गुड्स के रेलेवेंट चीज़ें थी वो पहले आम कॉन्ट्रैक्ट में थी, तो उसका अलहदा एक्ट बना दिया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो अलहदा कानून बन गया, यहाँ से वो सेक्शन निकल गए, यहाँ से ख़त्म हो गए और अलग कानून की सूरत में वो नाफिज हो गए। उसके बाद जो सेक्शन 124 to 238 हैं, ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी, इनके हवाले से जो रूल्स हैं वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्कस सेक्शन 124 से 238 में किया गया है। और सेक्शन 239 to 266, ये जब ये लॉ प्रोमलगेट हुआ तो ये इनिशियल जो थे सेक्शंस दे कंटेन्ड रूल्स रिगार्डिंग पार्टनरशिप। तो हुआ ये कि इनको पार्टनरशिप एक्ट 1932 आ गया, यहाँ से ये सेक्शन रिपील हो गए और अलग कानून पार्टनरशिप एक्ट 1932 की सूरत में ये जो है वो नाफिज हो गए। तो इसका मतलब करंटली जो है हमारे पास 75 सेक्शन ये हैं और उसके बाद ये 115 सेक्शन यहाँ पे ये बनते हैं, तो 190 सेक्शन जो हैं हमने डिस्कस करने हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। ये बात इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से थी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमने इसमें पढ़ना क्या क्या है। अब पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सप्लेन द रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताएं। या यूँ कहा जाता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स ना। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एग्रीमेंट होता है, लेकिन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। यानी एग्रीमेंट एक वाइडर टर्म है और कॉन्ट्रैक्ट एक नैरोअर टर्म है, क्योंकि सारे एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल नहीं होते और जो इन्फोर्सेबल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे पूछा जाता है ये वाला जो क्वेश्चन है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मुआहदा, उसके एसेंशियल्स क्या हैं, लवाजमात क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मुआहदा क्या होता है। ये इक्वेशन ज़रा एक मिनट देखें आप। प्रपोजल या ऑफ़र, ये एक्सेप्ट हो जाए, ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाए तो वो एक वादा बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस में कंसीडरेशन शामिल हो जाए तो वो एग्रीमेंट बन जाता है और एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन H कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है। अब यहाँ से इसको हम रिवर्स में समझेंगे तो ये सारी बात समझ आ जाएगी। ये इक्वेशन आपने ज़हन में रखनी है। सेक्शन 2 सबसेक्शन H कहता है कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ इज़ कॉल्ड ए कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ हो वो कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट में दो एलिमेंट्स आ गए, एक एग्रीमेंट और एक एनफोर्सेबिलिटी। एक एग्रीमेंट और एक एनफोर्सेबिलिटी। इन्फोर्सेबल होना क्या होता है? इन्फोर्सेबल होना होता है
कि कोर्ट्स जो हैं, अदालतें जो हैं, दे रिकग्नाइज दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट, वो उसको जो है वो इन्फोर्स कर देंगी, वो रिकग्नाइज करती हैं। वहाँ से जो आपके राइट्स निकलेंगे, वो राइट्स अगर आपको नहीं मिलते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट कोर्ट एंड इन्फोर्स दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट। तो फिर अगर वो इन्फोर्स हो रहा है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट है। इन्फोर्सेबिलिटी को देखते हैं अभी हम। अब ये एलिमेंट फिर एग्रीमेंट है, इसको देखें पहले। एग्रीमेंट क्या होता है? सेक्शन 2 सब सेक्शन ई कहता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर पार्टीज फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर दैट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। हर वादा और वादों का मजमूआ जो कि उस के अंदर मौजूद पार्टीज़ के लिए कंसिडरेशन क्रिएट करे, तो वो एग्रीमेंट कहलाता है। अब कंसिडरेशन क्या होती है? कंसिडरेशन कहते हैं इवज़ में मुआवजे को कहते हैं, बदले में समथिंग इन रिटर्न, कोई चीज़ जो बदले में मिले वो कंसिडरेशन है। गिव एंड टेक, यानी जो है इसका मतलब ये है कि जो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं दोनों का फ़ायदा होना चाहिए। ये नहीं है कि एक पार्टी का फ़ायदा हो रहा है और दूसरी का नहीं हो रहा। गिव एंड टेक होना चाहिए, कुछ लो कुछ दो वाली बात होनी चाहिए। तो जहाँ कोई प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस कंसिडरेशन फॉर्म करे तो वो एग्रीमेंट बनता है। ये सेक्शन 2E की डेफिनेशन है। प्रॉमिस वादा या एक्सेप्टेंस ऑफर की कबूलियत जो है, अब ये सेक्शन 2B एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन और प्रॉमिस ये एक ही डेफिनेशन है। ये क्या है? व्हेन द पर्सन टू होम ऑफर इज मेड, यानी जब वही शख्स जिसको ऑफर की गई है, दैट पर्टिकुलर पर्सन, व्हेन द पर्सन टू होम ऑफर इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेट देयर टू, यानी जो जिसको प्रपोजल की गई सिग्निफाइज वो जाहिर कर देता है हिज एसेंट, अपनी मर्जी, वहाँ पे अपनी मर्जी का इजहार कर देता है, अपनी रजामंदी दे देता है कि मैं इस ऑफर में रजामंद हूँ। दी ऑफर इज या प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, और ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। तो एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस सेक्शन 2B ही उनको डिफाइन करता है। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि जब वो शख्स जिसको प्रपोजल की गई वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो प्रपोजल जो है वो जब मान ली जाए तो वो एक्सेप्टेंस है, और एक प्रपोजल जब एक्सेप्टेंस बन जाए तो वो क्या कहलाती है? प्रॉमिस कहलाती है। सेक्शन 2 सब सेक्शन ए ऑफर को, प्रपोजल को जो है वो करता है डिफाइन। अब प्रपोजल क्या है? प्रपोजल या ऑफर, प्रपोजल या ऑफर ये है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर टू डू और abstain from doing something with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing something, यानी जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को इरादे अपने का, अपनी मर्जी का इजहार करे, और क्या बात बताए, वो इरादा क्या करे कि वो कोई काम करना चाहता है या किसी काम से बचना चाहता है। टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी आप किसी के सामने अपनी मर्जी का इजहार करें कि आप कोई काम करना चाहते हैं या किसी काम को बचना चाहते हैं, एब्सटेन वो नहीं करना चाहते, विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर, और इरादा बस उसके सामने ज़ाहिर करके आप चुप नहीं हो गए। आपका बुनियादी तौर पर उसको बात बताने का मकसद क्या है, किस नुक्ता नज़र से ये बात की जा रही है? विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर, क्या आप उस दूसरे बंदे की मर्जी जानना चाहते हैं? टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, यानी वो जो काम आप करना चाह रहे हैं, जिस काम से बचना चाह रहे हैं, आप उसके लिए अगले बंदे की जो है वो मर्जी मालूम करना चाह रहे हैं। जब इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात किसी दूसरे शख्स को की जाए, तो जो बंदा ये बात कर रहा है, ही सेड टू मेक ए प्रपोजल, इसका मतलब है आप प्रपोजल दे रहे हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि प्रपोजल क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, प्रॉमिस क्या है, कंसिडरेशन जो गिव एंड टेक है, ये मिल जाए तो प्रॉमिस है, कंसिडरेशन मिल जाए तो एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल हो तो कॉन्ट्रैक्ट है। अब आप ज़रा ये ज़हन में रखें कि एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं। एग्रीमेंट्स जो हैं ये सोशल भी हैं और ये लीगल भी हैं, सोशल भी हैं और लीगल भी हैं। जो सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं ये इनफोर्सेबल एट लॉ नहीं होते। सोशल एग्रीमेंट्स हैं, आप माशरे में रहते हैं, लोगों के साथ आपके जो है वो मामला चल रहे हैं, ऐसे जैसे आप किसी को इनवाइट करते हैं टू डिनर कि जी आज खाना मेरी तरफ खा लेना,
तो अब वो नहीं आता तो आप उसको इन्फोर्स करने के लिए अदालत नहीं चले जाएंगे। सोशल एग्रीमेंट्स जो होते हैं ये इन्फोर्सेबल नहीं होते, इसलिए एग्रीमेंट एक वाइडर टर्म है। एग्रीमेंट्स वाइडर टर्म है, कॉन्ट्रैक्ट एक नैरो टर्म है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ इज कॉल्ड ए कॉन्ट्रैक्ट। जो इन्फोर्सेबल हो, इन्फोर्सेबल आपको बताया, इन्फोर्सेबिलिटी क्या है कि दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट इज रिकग्नाइज्ड बाय द कोर्ट्स। आपके उस एग्रीमेंट से निकलने वाले हकूक जो हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए आप अदालत जा सकते हैं। जो लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं, लीगल एग्रीमेंट्स वो होते हैं जो कि लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट करते हैं, यानी आपकी एक जिम्मेदारी भी वहाँ से आपको पता है कि जी ये मेरा इससे हक है और ना मिले तो मैं अदालत जाऊँगा, और आपकी जिम्मेदारी, आपने अगर वो जिम्मेदारी ना पूरी की तो अगली पार्टी जो है वो अदालत जाएगी। तो ऐसा एग्रीमेंट जो होता है वो लीगल होता है, और लीगल एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो इन्फोर्सेबल होते हैं। और एक बात ज़हन में रखें, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस, तमाम कारोबारी लेन देन जो हैं, दे आर प्रीज्यूम्ड, ये पहले से जो है वो लॉ इसको फ़र्ज़ कर लेता है कि ये जो चीज़ें हैं, वो जो बिज़नेस ट्रांजेक्शन है, तमाम जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन हैं, जो कमर्शियल एग्रीमेंट्स हैं, दे आर लीगल एग्रीमेंट्स। क्यों? क्योंकि जो पार्टीज़ ये बना रही हैं वो इसी इंटेंशन से बना रही हैं कि दे वांट टू इन्फोर्स दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट। तो जो एग्रीमेंट्स लीगल हैं वो इन्फोर्सेबल हैं, और जो इन्फोर्सेबल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज सम एग्रीमेंट्स आर सोशल एंड दे आर नॉट इन्फोर्सेबल। बात जिसको समझ आ गई हो तो आगे इस क्वेश्चन को समझना उसके लिए ईजी हो जाएगा। अब हम इसके एसेंशियल्स डिस्कस करते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या हैं। एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अब ये वो पॉइंट्स हैं जो किसी एग्रीमेंट में अगर ये शामिल हो जाएं तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी ये वो रूल्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो एसेंशियल्स हैं जो पूरे होने ज़रूरी हैं। इसी वजह से सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते क्योंकि वो ये एसेंशियल्स नहीं पूरे करते, इसलिए ये एसेंशियल्स डिस्कस करने हैं हमने। और एक बात ज़हन में रखिए, ये भी पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं आगे कम से कम जो छः के चैप्टर्स में यही चीज़ें एक्सप्लेन होंगी। यानी आप ऑफ़र और एक्सेप्टेंस क्या होती है, कंसिडरेशन क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ क्या है, फ्री कंसेंट क्या होती है, लॉफुल ऑब्जेक्ट उसमें आ जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट्स आ जाएंगे। तो आगे 5-6 टॉपिक्स जो हैं वो इस एक क्वेश्चन को बुनियादी तौर पर समझाएंगे आपको। इसलिए अभी जब हम ये पढ़ेंगे क्वेश्चन, अगर फ़र्ज़ करें कि जो है वो आपको 100% क्लियर नहीं भी हो पाता, तो जब हम इनको इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे, इन चीज़ों को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। आज समझ लें कि स्केच है, इस स्केच में, इस कहानी में, इस खाके में रंग अभी भरने बाकी हैं। सेक्शन 10 डिफ़ाइन करता है, ये मैं ये कहता था कि ये वैलिडेशन चेक है। सेक्शन 10 जो डिफ़ाइन करता है, अगर वो बात पूरी हो जाए, उसके ऊपर कोई चीज़ पूरा ना उतरे तो वो वैलिड नहीं है, पूरा उतरे तो वो वैलिड है। सेक्शन 10 क्या डिफ़ाइन करता है? सेक्शन 10 ये कहता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ़ दे आर मेड बाय द पार्टी, मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कि वो फ्री कंसेंट से बनाए गए और वो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो है वो अहल हैं। फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, वो लॉफुल कंसिडरेशन के लिए बनाए हैं, विद ए लॉफुल ऑब्जेक्ट, और उनका मकसद जो है वो कानूनी है। एंड आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, और वो यहाँ पे लॉ में ने उनको वाज़े तौर पर एक्सप्रेसली जो है वो अल्फाज दे के बयानियाँ उनको जो है वो वॉइड नहीं, कालअदम करार नहीं दे दिया हुआ। एंड वेयर नेसेसरी, और जहाँ ज़रूरी हो, द एग्रीमेंट्स मस्ट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ रिगार्डिंग राइटिंग, अटेस्टेशन एंड रजिस्ट्रेशन, कि जहाँ भी ज़रूरी हो तो वो एग्रीमेंट्स जो है वो कानून के तकाजे पूरे करे कि वो राइटिंग के बारे में, गवाहों के बारे में, अटेस्टेशन के बारे में और उसकी रजिस्ट्रेशन के बारे में वो तकाजे पूरे करे। अब देखें, अगर ये डेफिनेशन आपको याद हो जाती है, आपके पास बुक्स हैं, मैंने आपको खालिद महमूद चीमा की बुक जो है वो मोस्ट बेसिक बुक रिकमेंड की है, इसको ज़रूर पढ़ लें। बाकी फिर मैंने कहा है कि जो मर्ज़ी बुक पढ़े, तो जब ये किताब आपके सामने है, इसमें ये सारी डेफिनेशन लिखी हुई हैं, या आपके पास जो भी बुक होगी उसमें ये चीज़ मौजूद होगी, आप उसे सामने रखें जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको बड़ी आसानी से चीज़ समझ आएगी। अब देखें, सेक्शन 10 की ये डेफिनेशन याद कर ले तो आपको जो है वो तकरीबन इसमें से 6-7 हेडिंग्स इसकी याद हो जाती हैं। ये कुछ 6-7 एसेंशियल्स आपको याद हो जाते हैं इस डेफिनेशन के अंदर से, इसलिए इसे अच्छे तरीके से समझना है।
ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, अब इसको वन बाय वन हम देखते हैं। पहला जो किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एलिमेंट है वो है कि ऑफ़र भी होनी चाहिए और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। पहले ऑफ़र है, फिर उस ऑफ़र की एक्सेप्टेंस है। ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाएगी तो वो प्रॉमिस बनेगा, प्रॉमिस में कंसिडरेशन आएगी तो वो एग्रीमेंट होगा, और एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल देखें कि सी ऑफर्स टू सेल हिज साइकिल टू बी फॉर ₹4,000। सी ने बी को ऑफ़र किया कि वो 4,000 रुपये में अपनी साइकिल उसे बेचना चाहता है। सी ऑफ़र कर रहा है बी को, अगर बी मान जाता है इसका मतलब है कि वो एक्सेप्टेंस हो जाएगी। और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले ऑफ़र हो और फिर उस ऑफ़र को मान लिया जाए, एक्सेप्टेंस हो। सबसे पहला एसेंशियल ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस ही है। दूसरा लीगल ऑब्लिगेशंस, कानूनी जिम्मेदारियाँ। अब लीगल ऑब्लिगेशंस ये है कि जैसे आपको भी बताया लेक्चर के स्टार्ट में कि जो एग्रीमेंट्स हैं वो सोशल भी होते हैं और लीगल भी होते हैं। जो सोशल होते हैं वहाँ आप लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं करना चाहते। मतलब ये कि वो ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जहाँ आप चाहते हैं आप जो है वो कोर्ट से कांटेक्ट नहीं करेंगे अपने राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। जबकि जो लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं और जितने भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन हैं, कमर्शियल एग्रीमेंट्स हैं, तमाम बिजनेस ट्रांजेक्शन जो हैं वहाँ आप का मकसद लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करना होता है। तो लीगल ऑब्लिगेशंस ये हैं, कानूनी जिम्मेदारियां ये हैं कि आप पार्टीज़ को ये पता होता है कि अगर उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ना की तो पार्टी जो है वो ऐसा काम करेगी जो कि जो है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेगी। दैट पार्टी वुड बी हेल्ड लायबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की, ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की जिम्मेदार वो करार पाएगी। और जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया जाए, तो कुछ लीगल रेमेडीज़ हैं जो अवेलेबल हैं, वो लीगल एक्शंस हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब है कि आप अदालत जाके वो अगर आप डैमेजेस क्लेम करना चाहें तो वो कर सकते हैं, अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ज़रूरी ये होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो है जो इन्फोर्सेबिलिटी लाए। इन्फोर्सेबिलिटी लाने के लिए लीगल ऑब्लिगेशंस का क्रिएट होना ज़रूरी है, और लीगल ऑब्लिगेशंस, लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो लीगल एग्रीमेंट्स क्रिएट करते हैं। इसका मतलब ये है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये ज़रूरी बात है। अगर ये नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड जो ज़रूरत है इस कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए वो है कि कंसीडरेशन लॉफुल होनी चाहिए। लॉफुल कंसीडरेशन, पहले तो ये कि कंसीडरेशन का पता हो। कंसीडरेशन क्या होती है? कंसीडरेशन जो है वो समथिंग इन रिटर्न या प्राइस पेड बाय वन पार्टी टू अनदर फॉर दी प्रॉमिस ऑफ दी अदर पार्टी। एक पार्टी ने आपसे काम का आपको वादा किया, आप उसके बदले में जो उसको दे रहे हैं, जिसमें आपने उसका वादा खरीदा है, तो वो प्राइस जो है वो क्या कहलाती है? वो कंसीडरेशन कहलाती है। और कंसीडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, कानूनी होनी चाहिए। देखें, जैसे सी एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर ₹10 लाख। वो सी बी से कहता है कि वो अपना घर उसे 10 लाख में बेच देगा। तो एक बंदे को 10 लाख मिल रहा है, दूसरे को घर मिल रहा है, तो ये वैलिड कंसीडरेशन है। अब एक जो आपको एग्जांपल ये है कि सी बी से कहता है कि वो उसे गवर्नमेंट जॉब ले देगा और उसके बदले में दूसरी पार्टी उसे 1 लाख रुपए रिश्वत देगी। तो अब ये जो ब्राइबरी है ये तो ठीक बात नहीं है, ये कंसीडरेशन जो है वो अनलॉफुल है। और ये भी बात याद रखें कि लॉ ये कहता है कि कंसीडरेशन होनी चाहिए, गिव एंड टेक होना चाहिए। अगर ऐसा है कि एक पार्टी तो काम कर रही है, दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, एक को फ़ायदा मिल रहा है और दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो ये याद रखें वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे एक बंदा कह देता है सी प्रॉमिसेस टू टीच बी विदाउट चार्जेस, वो कहता है कि जी मैं आपको बगैर पैसों के जो है वो टीचिंग कर दूंगा, तो ये चीज़ जो है वो इनवैलिड है, ये चीज़ जो है वो वॉइड है, कालअदम है, ये अनलॉफुल है, ये कंसीडरेशन नहीं है। अब कंसीडरेशन आपको समझ आ गई कि दोनों पार्टीज़ का फ़ायदा होना चाहिए और वो लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। फोर्थ एसेंशियल है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। पार्टीज़ के अंदर सलाहियत होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की, कॉम्पिटेंट होने चाहिए, अहल होने चाहिए। अब अहल कौन है? मेजर, यानी जिसकी उम्र 18 साल उससे ज़्यादा हो, जिसका माइंड साउंड हो, वो होशो हवास में हो, अकल रखता हो, और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, उसे लॉ ने जो है वो नाअहल करार ना दिया हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जैसे जो भी कॉन्विक्ट होता है, जो कैद में होता है, या जो इंसॉल्वेंट बंदा होता है, वो डिस्क्वालीफाइड है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। माइनर,
जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, मेजर कर सकता है, माइनर नहीं कर सकता। साउंड माइंड, जिसका अकल ठीक हो, जिसका दिमाग काम करता हो, जो अपने फ़ायदे नुकसान को समझ सकता हो, साउंड माइंड हो, वो बंदा रैशनल जजमेंट जो फार्म कर रहा हो, तो वो बंदा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अहल है। अनसाउंड माइंड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अहल नहीं है। तो ये कॉम्पिटेंट की डेफिनेशन है। तो ये सलाहियत जिसमें होगी वो कॉम्पिटेंट है, और जो पार्टीज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होती हैं अगर वो मौजूद हैं तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो वैलिड होगा, अदरवाइज़ वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अब देखें, एम ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, वो कहता है कि जी वो अपना घर 20 लाख रुपए में किसी को बेच देगा, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के नहीं है, क्योंकि एम कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक बंदा है, वो हिज एज इज़ 20 और वो प्रॉमिस करता है कि जो वो अपनी गाड़ी जो है वो 6 लाख रुपए में बेच देगा। अब उसकी उम्र है, वो चूँकि मेजर है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ए माइनर बोरोज ₹10,000 फ्रॉम बी एंड प्रोमिसेस टू रिटर्न इट विद इन 6 months। अब एक माइनर है, वो कहता है कि जी मुझे रकम उधार दे दे, मैं 6 महीने में वापस कर दूंगा। माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि वो माइनर है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए नाअहल है। नेक्स्ट एसेंशियल है फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट क्या होती है भाई? आपके आज़ादाना, आपकी अपनी मर्ज़ी जो है वो होनी चाहिए। और कॉन्सेंट के लिए, कॉन्सेंट का फ्री होना कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सेंट फ्री कब होती है? कॉन्सेंट फ्री तब होती है कि जी आप कहते हैं कि नहीं जी पार्टीज़ राज़ी हैं और अपनी खुशी से ये राज़ी हैं, कोई ड्रामा नहीं है, कोई मसला नहीं है। कॉन्सेंट इज़ फ्री व्हेन इट इज़ नॉट ऑब्टेन्ड बाय कॉर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ये 5 एलिमेंट्स अगर कॉन्सेंट में ना हों फिर इसका मतलब है कि वो कॉन्सेंट फ्री है। यानी कॉरेशन तशद्दुद जबर को कहते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो ये गैर ज़रूरी दबाव को कहते हैं, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंट ना किया जा रहा हो, धोखा न दिया जा रहा हो, और मिस्टेक गलती ना हो। अब ये सारे पॉइंट्स को फ्री कॉन्सेंट वाले चैप्टर में 1 by 1 कॉरेशन इन डिटेल डिस्कस होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस इन डिटेल डिस्कस होगा, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक जो हैं वो इन डिटेल डिस्कस होंगे। फिलहाल इतना ही कि जी जब ये 5 एलिमेंट्स ना हो तो कॉन्सेंट क्या होती है? फिर कॉन्सेंट फ्री होती है। अब देखें, जैसे सी कंपेल्स बी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट एट ए गन पॉइंट। अब वो गन पॉइंट पे उसे कह रहा हो कि जी ये घर मेरे नाम लगवा दो, ये इतने में जो है वो मैं तुम्हें पैसे इसके दे दूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं है। और अगर कोई शख्स अपनी फ्री कॉन्सेंट से अपनी कोई चीज़ बेच रहा है, अपनी साइकिल बेच रहा है, अपनी मोटरसाइकिल बेच रहा है, तो या मोबाइल सेल जो है वो कर रहा है और उसकी कॉन्सेंट फ्री है, उसमें ये एलिमेंट्स नहीं हैं, तो फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होगा। ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, मकसद लॉफुल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट लॉफुल तब होता है जब उसका मकसद जो है वो किसी के साथ फ्रॉड करना ना हो, जो काम उसमें है उसका मकसद इलीगल ना हो, अनलॉफुल ना हो, इमोरल ना हो, गैर अखलाकी ना हो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ना हो, वो अवामी मफाद के ख़िलाफ़ ना हो, और इन्वॉल्व्स इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन, और उसका मकसद किसी शख्स को नुकसान पहुंचाना या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना ना हो। मतलब आप किसी को कहते हैं कि जी ये पैसे ले लो, फलाने की जो है वो खड़ी फसलों को आग लगा दो, जाओ ये जाके उस पर शख्स को जो है वो आप कत्ल करो, उसको मारपीट कर लो, ये मकसद नहीं ठीक है, ये अनलॉफुल हैं, अवामी मफाद के खिलाफ नहीं होना चाहिए, किसी के साथ फ्रॉड करना नहीं होना चाहिए। ये अगर काम ना हो तो ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल होता है। अब ऑब्जेक्ट और कॉन्सिडरेशन ज़रा समझे गौर से। ऑब्जेक्ट और कॉन्सिडरेशन बाज़ औक़ात यूँ होता है कि कॉन्सिडरेशन लॉफुल होती है लेकिन उसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होता है। मसलन एक शख्स जो है वो कहता है कि जी ये मुझे अपना घर जो है वो किराए पे दे दे, मैं इसका आपको 30,000 रुपये महीना किराया दूंगा। एक बंदे को घर मिल रहा है, उसे 30,000 रुपये किराया मिल रहा है, कॉन्सिडरेशन तो लॉफुल होगी। वो कहता है उसने उस घर में जो है वो इलीगल आर्म्स, कोई गैर कानूनी असला स्टोर करना है, उसने उसमें कोई जुआ कराना है, ठीक है, गैम्बलिंग हुआ करेगी। अब कॉन्सिडरेशन लॉफुल है लेकिन ऑब्जेक्ट उसका क्या हो गया? अनलॉफुल हो गया। तो दोनों चीज़ें ठीक होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए कॉन्सिडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट भी जो है वो लॉफुल होना चाहिए, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज़ वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब देखें राइटिंग और रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट। ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वो राइटिंग में होने चाहिए, ज़ुबानी नहीं हो सकते हैं। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑरल भी हो सकता है और इन राइटिंग भी हो सकता है, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जो इन राइटिंग ही होने चाहिए। ख़ास तौर पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी,
आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी अपनी को सेल करनी है, कोई मॉर्टगेज करानी है, तो वो तो इन राइटिंग होने चाहिए। और ये जहाँ भी ज़रूरी हो, लॉ ने कहा हो कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट का इन राइटिंग होना ज़रूरी है, अगर वो इन राइटिंग है तो वो वैलिड है, अगर वो तहरीरी नहीं है तो फिर वो वैलिड नहीं है। फिर उनके ऊपर बाज़ औक़ात जो है वो अटेस्टेशन के जी गवाहान के दस्तखत भी हों और फिर उसको रजिस्टर भी कराया जाता है। अगर बाज़ औक़ात वो स्टैम्प्ड होते हैं, तो अगर अपने कानूनी तकाज़े कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरे करे, वो अगर उसके रेलेवेंट हों तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज़ वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे एक्स, ज़रा एग्जांपल देखें, एक्स वर्बली प्रोमिसेस टू सेल इज़ बुक टू वाई। एक्स जो है वो वर्बली ऐसे ही कह देता है कि वो अपनी किताब बेचना चाहता है वाई को 200 रुपये में। ये तो किताब बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो हो गया वैलिड, इसमें कोई मसला नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि लॉ इसे रिक्वायर ही नहीं करता कि इन राइटिंग हो। हम ये कह रहे हैं कि अगर लॉ रिक्वायर करे कि इन राइटिंग होना है, अटेस्टेशन और रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो फिर वो तकाजे पूरे करना ज़रूरी है। रिटन एग्रीमेंट वॉज मेड फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बट इट वॉज नॉट साइंड बाय दी टू पार्टीज़। देखिए, एक एग्रीमेंट हुआ दो पार्टीज़ के दरमियान और उन्होंने जो है वो उसको सेल करनी थी प्रॉपर्टी, साइन की ही नहीं। अब लॉ ये रिक्वायर करता है कि अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का के रेलेवेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी सेल परचेज़ के रेलेवेंट, तो उस पर साइन होने चाहिए पार्टीज़ के, तो साइन नहीं थे। अब जो है वो फिर एक पार्टी मुकर गई, अदालत में गए हैं, उसको इन्फोर्स ही नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा जी कि इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं था। फिर सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, जो भी शराइत जिनके ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो सर्टेन होनी चाहिए। सेक्शन 29 कहता है एन एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज़ नॉट सर्टन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, यानी कोई भी एग्रीमेंट जो वाजे ना हो, जो इस काबिल ना हो कि उसे वाजे किया जा सके, जो सर्टेन ना हो, तो वो एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। किसी भी एग्रीमेंट के सर्टेन बनने के लिए उसके अंदर जो मौजूद टर्म्स हैं वो टर्म्स क्लियर, कंप्लीट और सर्टेन होनी चाहिए, वो वाज़े होनी चाहिए, वो मुकम्मल होनी चाहिए और वो समझ में आनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए। इफ़ टर्म्स आर अनसर्टेन द एग्रीमेंट इज़ वॉइड। अब देखें ये कैसे हो सकता है, मसलन एक बंदा है, मिस्टर एक्स है, वो मिस्टर वाई को कहता है कि जी मैं आपको 20 किताबें बेच दूंगा। अब वो किताबें कौन सी भी किताबें, तो उसका टाइटल तो स्पेसिफाई करो। अब अगर टाइटल ही नहीं आपने बताया कि वो कौन सी किताबें जो हैं वो आप बेचना चाह रहे हैं, तो ऐसी सूरत में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं कंसिडर किया जा सकता। अब यहाँ पे केस रेफरेंस दिया हुआ है स्कैम्बल वर्सेस ऑस्टन का। अब देखें दो पार्टीज़ हैं, अब ये केस रेफरेंसेस जो है जुडिशियल डिसीजंस जो हैं जो दिए होते हैं उनके हवाले से ये याद रखें कि एक पार्टी जो है वो इस्तगासा है, दूसरी पार्टी दफ़ा है, एक अपेलेंट है और एक डिफेंडेंट है। एक ने जाके अपील की है कि जी मेरे राइट्स जो हैं वो वायलेट हुए हैं, तो दूसरे पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा, उसने उस केस को डिफेंड करना है। अब अदालत उसका कोई ना कोई जो है वो फ़ैसला करती है। हमारे पास थोड़ा बहुत डाटा होता है, हमारे पास वो कंप्लीट जो वो डिटेल है वो केस की नहीं है। फैक्ट्स ऑफ द केस हमें एक सम अप से करके इस केस रेफरेंस में दिए होते हैं, हमने उनको समझना है, हमने उसे मीनिंग निकालना है। वहाँ पे वो शर्त नहीं पूरी हो रही। यहाँ पे देखें वो है ऑस्टन, उसने एग्री टू परचेज ए वैन फ्रॉम एस, उसने एस से स्कैमल से वैन खरीदनी थी। प्राइस वाज टू पेड ओवर ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर्स। अब उन्होंने ये लिख दिया जी कि कीमत 2 साल में देनी है। अब देखें बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में प्रॉब्लम आई। जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया कोर्ट से, अदालत ने कहा ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? बिकॉज दी एग्रीमेंट्स, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट्स वर नॉट सर्टेन। अब टर्म्स कैसे सर्टेन नहीं है? क्योंकि उन्होंने कहा 2 साल के ऊपर देनी है, ना वहाँ पे कोई मोड ऑफ पेमेंट तय हुआ, ना वहाँ पे कोई इंटरेस्ट रेट तय हुआ। जब टर्म्स ही क्लियर नहीं है और टर्म्स ही क्लियर ना हो तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। हेल्ड लिखा होगा, अदालत ने फैसला दिया देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट, कि ये तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए ज़रूरी है कि उसे परफॉर्म करना पॉसिबल होना चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कब होती है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल तब होता है जब उसे फिजिकली परफॉर्म करना पॉसिबल हो और लीगली परफॉर्म करना पॉसिबल हो। फिजिकली मादी तौर पर वो पॉसिबल हो। अब देखिए अगर कोई बंदा कहता है कि जी एक डेड बॉडी पड़ी है, वो डेड बॉडी में जान डाल देगा, ये फिजिकली जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। या एक बंदा कहता है कि वो जो है वो क्या उसे कहते हैं, ही विल डिस्कवर जो है वो ट्रेजर बाय मैजिक, तो ऐसा करना भी फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो जो चीज़ फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है, अगर इस बात का कोई मुआहदा हो रहा है पार्टीज़ के दरमियान में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। लीगली पॉसिबल,
जैसे प्राइवेट ट्रेड फ़र्ज़ करें वीट की बैन की हुई है गवर्नमेंट ने, और एक बंदा जो है वो उसकी ट्रेड का कह रहा है, या कोई ऐसा काम जो कि लॉ ने जो है वो बैन कर रखा है, और आप कहते हैं कि जी ये काम हमने करना है, वो लीगली इम्पॉसिबल है। दोनों सूरतें पूरी होंगी, फिज़िकली और लीगली कोई काम मुमकिन होगा तो वो वैलिड है, अगर वो मुमकिन नहीं है तो फिर वो काम करना जो है वो वैलिड नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड होगा। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वर्ड, कोई भी जो काम हम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं, वो वैलिड तब है जब वो वाज़े तौर पर कालअदम करार ना दिया गया हो। सेक्शन 24 to 30 ये कुछ 7 जो हैं वो वहाँ पे सेक्शंस के अंदर वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं, जो ऐसे एग्रीमेंट्स दिए हुए हैं जो कि लॉ ने वाज़े तौर पर पहले से कह रखे हैं कि ये तो वर्ड है। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज है, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है। तजारत आप कहते हैं कि जी नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे दुकान नहीं करता, मुझे जो है वो इतने पैसे दे दो तो नहीं, मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा। या जो है वो आप कोई एग्रीमेंट्स ऑफ वेजर, शर्त जुए का कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो याद रखें कि ऐसे एग्रीमेंट्स जो हैं वो लॉ ने वाज़े तौर पर वर्ड करार दे दिए हैं, कालअदम करार दे दिए हैं। वर्ड का मतलब होता है कालअदम, जिसकी कोई कानूनी हैसियत ना हो। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट इनमें से ना हो। अगर वो इनमें से नहीं होगा तो वैलिड हो सकता है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं हो सकता। जैसे सी प्रॉमिसेस टू क्लोज हिज बिजनेस इफ़ बी पेज हिम ₹2 लाख। सी वादा करता है कि वो अपना कारोबार बंद कर देगा अगर उसे 2 लाख रुपए मिल जाए, तो इट इज़ ए वर्ड एग्रीमेंट बिकॉज इट इज़ इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, तजारत रोक रहे हैं आप। और जैसे एग्जाम्पल है कि सी प्रॉमिसेस टू पे ₹2,000 टू बी, सी बी को कहता है कि वो 2,000 रुपये उसे दे देगा इफ़ पाकिस्तान विन्स द फाइनल ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब ये वेजर है, तो वेजर भी जो है वो वर्ड है। तो ये वो 10 हमने एसेंशियल्स डिस्कस किए हैं। ये अगर पॉइंट्स किसी एग्रीमेंट में होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर इनमें से कोई भी मिस होगा तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर इसमें कोई इशू है तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा ऑफ़र एक्सेप्टेंस का होगा, हम ऑफ़र उसके एसेंशियल, एक्सेप्टेंस उसके एसेंशियल डिस्कस करेंगे। और जब हम 1 by 1 इनको देखेंगे और इन डिटेल देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आएगी। अगर आप कमेंट्स दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि जैसे आप लोगों का फ़ायदा हुआ है ऐसे बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।